मुंबई शहर हमेशा की तरह अपनी अराजकता से भरा हुआ था, जहां की सड़कों पर जीवन और खतरा दोनों ही धड़क रहे थे। देव शर्मा, एक प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी, कम बोलने वाले लेकिन अडिग संकल्प वाले व्यक्ति थे। उनके सहकर्मी उन्हें देवा कहकर बुलाते थे, उनकी अपराधियों को पकड़ने की लगभग पौराणिक क्षमता के कारण। उनका ये नाम डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। जब डोंगरी के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक धमाका हुआ जिसने तबाही मचाई, तो देव सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। विनाश का दृश्य भयानक था। इमारतें मलबे में तब्दील, डरे हुए निवासी और जलती हुई धातु की तीखी गंध। इस अराजकता के बीच देव को एक दीवार पर एक रहस्यमय चिन्ह दिखा, एक आग से घिरा हुआ फीनिक्स। इसने उनके भीतर कुछ गहरे भावनाओं को जगा दिया, उनके उस अतीत की गूंज जिसे उन्होंने वर्षों पहले दफन कर दिया था। जांच गहराई में जाने पर एक पुराने अपराध सिंडिकेट के फिर से उभरने के संकेत मिलने लगे। फीनिक्स का यह चिन्ह कोई साधारण निशान नहीं था, यह उस संगठन की पहचान थी जिसे देव ने कभी नष्ट कर दिया था। अपराध जगत में कानाफूसियों ने इशारा किया कि इस समूह का एक नया नेता है, निष्ठुर, चालाक और भयावह रूप से परिचित। इस खोज ने देव को बेचैन कर दिया, उन यादों से घिरा हुआ जिन्हें उन्होंने भूलने की कोशिश की थी। रात के समय जब देव एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर मुंबई के फैलाव को देख रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। सवाल यह था कि इसे किसने भेजा और क्यों। फीनिक्स का चिन्ह एक बात का संकेत दे रहा था, अतीत अभी समाप्त नहीं हुआ है। देव की जांच ने उन्हें मुंबई के अंधकार में अंडरवर्ल्ड में गहराई तक ले जाया, जहां सत्ता संघर्ष और बदलते गठजोड़ का जाल फैला हुआ था। फीनिक्स के पुनरुत्थान को समझने के लिए उन्होंने दिया की मदद ली, जो एक साहसी और स्वतंत्र पत्रकार थी और जिसने वर्षों तक शहर के सबसे काले रहस्यों का खुलासा किया था। उसकी ऑनगोइंग जांच ने एक बड़े नेटवर्क का संकेत दिया, जो स्थानीय गिरोहों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषकों तक फैला हुआ था। दिया की खोज ने एक भयावह संभावना को उजागर किया। फीनिक्स केवल एक गिरोह नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी। वे छाया में से भर्ती कर रहे थे, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क और सावधानीपूर्वक अराजकता के कृत्यों के माध्यम से अपना प्रभाव फैला रहे थे। देव के हर कदम ने पुष्टि की कि यह केवल एक अपराध नहीं था, यह सतह के नीचे पनप रही क्रांति थी। इस बीच देव को अपने ही विभाग में बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनके वरिष्ठ अधिकारी उन पर केस को जल्दी बंद करने का दबाव डाल रहे थे, उनकी थ्योरीज को पागलपन कहकर खारिज कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी टीम ने उनकी विधियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि फीनिक्स के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध उनके फैसले को प्रभावित कर रहा था। फिर भी देव उत्तर पाने की अपनी अदम्य आवश्यकता से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। एक साहसी छापे के दौरान महत्वपूर्ण सफलता मिली। इस ऑपरेशन में खतरे का भरपूर सामना करना पड़ा और देव ने जर्जर गोदाम से ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जो सिंडिकेट की बड़ी योजना की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन इस सफलता की भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह छापा एक घात में बदल गया, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। फीनिक्स समूह ने उनके हर कदम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। देव किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि फीनिक्स केवल उन्हें परख नहीं रहे थे, वे उन्हें चेतावनी दे रहे थे। उनके भीतर की आवाज ने उन्हें बताया कि इस समूह का असली नेता वही था जो उन्हें खुद से बेहतर जानता था। जब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे, तो देव ने उन पुराने फाइलों और यादों को फिर से खंगालना शुरू किया, जिन्हें उन्होंने दफना दिया था। वर्षों पहले वह एक टास्क फोर्स का हिस्सा थे जिसने मूल फीनिक्स समूह को नष्ट कर दिया था। यह एक खूनी और महंगा ऑपरेशन था और देव को पूरा यकीन था कि सिंडिकेट का नेतृत्व समाप्त हो गया था। लेकिन फीनिक्स के चिन्ह का पुनः उभरना कुछ और ही कहानी कह रहा था। उनकी खोज उन्हें रौनक तक ले गई, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रौनक का चेहरा भले ही छुपा हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव निर्विवाद था। हर सुराग, डोंगरी में हुए हमले से लेकर शहर भर में अवैध संचालन का वित्तपोषण करने वाली शेल कंपनियों तक, सब उसी की ओर इशारा कर रहे थे। देव जितना अधिक पता लगाते, यह मामला उतना ही व्यक्तिगत होता जाता। पुलिस बल के भीतर तनाव चरम पर पहुंच गया जब देव के मार्गदर्शक और सबसे करीबी सहयोगी एसीपी विक्रम को उनके कार्यालय में मृत पाया गया। दीवार पर खून से बना फीनिक्स का चिन्ह युद्ध की एक भयावह घोषणा थी।
विक्रम की मौत ने देव को गहरा आघात पहुंचाया, न केवल एक नुकसान के रूप में बल्कि इस संकेत के रूप में कि सिंडिकेट हमेशा उनसे एक कदम आगे था। इसी बीच दिया ने एक और खतरनाक सच का खुलासा किया। फीनिक्स समूह का संचालन केवल मुंबई तक सीमित नहीं था। उनका प्रभाव सीमाओं के पार फैला हुआ था, हथियार डीलरों और राजनीतिक गुटों से जुड़े हुए। यह अब सिर्फ अपराध की बात नहीं रह गई थी, ये नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी थी। इस एहसास का बोझ देव पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें हारने का कोई विकल्प नहीं था। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। मुंबई का संतुलन बिगड़ चुका था। समन्वित हमलों ने शहर के बुनियादी ढांचे को ठप कर दिया। सार्वजनिक परिवहन ठहर गया, बिजली कटौती ने अंधेरे और डर को फैलाया, और हर जगह भय और अफवाहों ने जनजीवन को जकड़ लिया। फीनिक्स समूह ने अब चेतावनियों से आगे बढ़कर सीधे तबाही मचाने का रास्ता अपना लिया था। देव लगातार कोशिश कर रहे थे कि वे इन हमलों को रोक सकें, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। जब भी उन्हें लगा कि वे फीनिक्स के करीब पहुंच रहे हैं, समूह उनकी पकड़ से फिसल जाता और अपने पीछे केवल तबाही के निशान छोड़ता। फीनिक्स की ताकत केवल उनकी संसाधनों में नहीं थी, बल्कि लोगों की सोच और सार्वजनिक धारणा को तोड़ने की उनकी क्षमता में भी थी। मुंबई के लोग अब पुलिस को दोषी ठहराने लगे थे। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और हर तरफ यह भावना बढ़ने लगी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। देव खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करने लगे, न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। उनकी अपनी टीम का मनोबल गिर चुका था और उनका नेतृत्व बार बार चुनौतीपूर्ण हो रहा था। एक आखिरी प्रयास में देव ने एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन की योजना बनाई। यह ऑपरेशन मुंबई के बंदरगाह पर फीनिक्स समूह के लिए आ रहे हथियारों की बड़ी खेप को रोकने का था। जैसे ही रात के अंधेरे में पुलिस की टीम बंदरगाह पर पहुंची, माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जगह जगह छुपे खतरे हर कदम पर घात लगाए हुए थे। इस मिशन ने आंशिक सफलता पाई, हथियार जब्त कर लिए गए, लेकिन रौनक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय रौनक ने उनके लिए एक और संदेश छोड़ा। उस संदेश ने देव के प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चेतावनी दी कि असली हमला अभी बाकी है। देव को अब यह साफ समझ आ चुका था कि फीनिक्स समूह केवल शहर पर हमला नहीं कर रहा था, वे उसके आत्मविश्वास और उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ अपराध को रोकने की नहीं थी, बल्कि एक टूटते हुए शहर को उम्मीद लौटाने की थी। बंदरगाह पर हुए ऑपरेशन के बाद देव अपने अपार्टमेंट लौटे। वे घायल और थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर शहर की बर्बादी का बोझ साफ झलक रहा था। मुंबई जिसे उन्होंने बचाने की कसम खाई थी, अब बिखर चुकी थी। हर तरफ डर और अविश्वास का माहौल था। देव जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बंदरगाह पर पकड़े गए हथियार सिर्फ एक दिखावा थे, असली योजना कहीं और गहरी थी। दिया, जो खुद इस दौरान घायल हो चुकी थी, ने अपनी बची खुची ऊर्जा से एक और महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने में सफलता पाई। उसने ये पता लगाया कि फीनिक्स समूह का अगला लक्ष्य न तो किसी इमारत को गिराना था और न ही किसी नेता को मारना। उनका असली उद्देश्य मनोवैज्ञानिक था। वे पूरे शहर को अराजकता में झोंकना चाहते थे, लोगों को एक दूसरे और उनके संरक्षक संस्थानों के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। इस साजिश के हिस्से में वह सब शामिल था जो अब तक हुआ था: बुनियादी ढांचे पर हमले, जनभावनाओं का प्रबंधन, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक डर का इस्तेमाल। हर कदम एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था और अब देव के पास समय कम था। पुलिस मुख्यालय की छत पर खड़े होकर देव ने मुंबई की टिमटिमाती रोशनी को देखा। वह जानते थे कि फीनिक्स अब अपने चरम पर था, लेकिन वह इसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे। उनके कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी थी। दूर शहर के दूसरे कोने में रौनक अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। फीनिक्स समूह का असली नेता अब पूरी तरह तैयार था। उनकी योजना के आखिरी चरण की शुरुआत होने वाली थी। देव और रौनक के बीच यह अंतिम टकराव तय था। सवाल अब यह था कि कौन बचेगा और कौन इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।